तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आपको जंग का खतरा कम नज़र आ रहा है? जी, जंग का खतरा तो मतलब जंग तो जाहिर है कि हो सकती है, उसको तो रोका नहीं जा सकता अगर होने, लेकिन वो जंग कैसे होगी? मतलब मैं इसको देखिए ना, फॉल्स फ्लैग होगा और फॉल्स फ्लैग के नतीजे में जो है वो फिर वही होगा जो अभी हुआ, और वही तैयारे होंगे, वही लोग होंगे, वही हुक्मरान होंगे, और कभी वो कहेंगे ये टू फ्रंट वॉर है, लेकिन अब तो टू फ्रंट नहीं है, अब तो उससे ज़्यादा है ना, अब तो टू फ्रंट से ज़्यादा बढ़ चुकी है बात। और उसमें जब ये पता चल जाए कि जी वो अमेरिका साथ नहीं है, पूरी दुनिया को ये पता चल जाए, तो फिर तो बिल्कुल ही अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, कभी आपका कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं है। तो इस वक्त जो मोदी जी हैं उनको अपने अवाम को एतमाद में लेना, हमारा काम है मशवरा देना, अपने अवाम को ये एतमाद में लें, खुल के बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीट चली जाएगी ना, मुल्क तो बचेगा ना बात तो, और ये भी खुद भी शायद इनकी हुकूमत भी बच जाए अगर ये लोगों से खुल के बात करें ना भाई, उस तरह करें जिस तरह बिल क्लिंटन ने की थी, तो खुल के बात करें ये मसला है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब ये नाम ही नहीं लेते, ना चाइना का लेते हैं, ना इंडिया का लेते हैं, ना किसी का। तो बात ये है कि वो ना ट्रंप का लेते हैं, तो उसके नतीजे में वो एक बहरान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और पूरा भारत का शिकार हो रहा है। वीज़े भी उनके बंद, उनके टेक के लोग भी कह रहे हैं वो एम्प्लॉय नहीं करो, वो हर रोज़ एक दफ़ा जो है ना वो छितर फिरते हैं इनके ऊपर, और ये उसके ऊपर चिप बैठे हुए हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बैठे हुए हैं। अजीब किस्म के गोंद लगा के बैठ जाते हैं ना कुर्सी पे, तो उठना ही नहीं है बस, ये उस तरह का तबका है। तो इनको चाहिए अपने अवाम को एतमाद मिले। अच्छा, साउथ कोरिया के साथ क्या हुआ? साउथ कोरिया डील हो गई। ये जब उन्होंने ट्वीट किया ना पाकिस्तान का, ये इंडिया वाला, पाकिस्तान इंडिया वाला, तो उसके बाद उन्होंने कहा साउथ कोरिया वाले हैं, डील हो गई, साउथ कोरिया डील हो गई। और साउथ कोरिया डील हुई, इनके साथ तो 25% पे हो रही है ना, उनके साथ 15% पे हो रही है, 15% पे उनकी डील हुई, कम से कम 15 है ना, 15 से वैसे 10 है वो 15, तो 15% पे उनकी डील हो गई। लेकिन उसके साथ क्या तय हुआ कि 350 बिलियन विद अ बी, साउथ कोरिया उनका इत्तेहादी, क्वाड का हिस्सा, वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। साउथ कोरिया अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। 50%, 15% ऐसे नहीं मिली। ये तो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये तो कारून का खजाना है, ट्रम्प के नज़दीक ये कारून का खजाना है, बहुत बड़ा एक खजाना है दुनिया का इंडिया। तो 350 बिलियन, फॉक्स बिजनेस कोट कर रहा हूं, साउथ कोरिया टू इन्वेस्ट 350 बिलियन इन यूएस अंडर न्यू ट्रम्प ट्रेड एग्रीमेंट। सिर्फ 15% नहीं है, 15% तो टैरिफ लो कर दिया उन्होंने, 25 से 15 ले गए, लेकिन 350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करवाई। अच्छा, इंडिया तो सोने की कान है, साउथ कोरिया वगैरह तो बहुत पीछे आते हैं इकोनॉमी में, इंडिया तो तीसरी चौथी खुद कहते रहते हैं ना। अब इंडिया से क्या करेंगे वो? अच्छा, यहां भी नहीं खत्म किया, किस्सा नहीं खत्म किया इधर, आगे चले ना आप जरा। 24 वो साउथ कोरिया में क्या रौला पड़ा हुआ है। साउथ कोरिया ने 100 बिलियन विद अ बी का असलहा भी खरीदना है, सॉरी एनर्जी खरीदनी है, उनसे एनर्जी खरीदनी है, ठीक है। और यानी कितने हो गए, 350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने, और 100 बिलियन की उन्होंने ख़रीदनी है वहाँ से एनर्जी। तो उसके बाद उसके नतीजे 25 से 15% हो गई है। ये साउथ कोरिया के साथ बड़ी ज़बरदस्त डील हो गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये शिपिंग का एक और फंड भी बनेगा, उसमें शिपिंग का 200 बिलियन विद अ बी, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त डील हो गई साउथ कोरिया के साथ, ये इत्तेहादियों वाले के। इंडिया तो सोने का कान है, खुद मईशत तरक्की कर गई, दुनिया में छा गए, आ गए, छा गए, ये वो, इसको इनसे क्या करेंगे? F-35 खरीदवाएंगे, क्या करेंगे, सोर्स कोड देंगे, कितने बिलियन की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, क्या करेंगे, या इधर ही रोक देंगे। और 6 तो कंपनियों पे पाबंदी लगा दी, वो ईरान से 9 कंपनियों पे पाबंदी लगा दी, 6 शख्सियात पे लगा दी पाबंदी भारत के, वो ईरान से। अच्छा, पूरी दुनिया से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, ना किसी यूरोप के मुल्क ने रिएक्ट किया कि भाई इंडिया के साथ ज्यादती की आपने,
ना चाइना और आसियान मुल्क, किसी मुल्क ने कहा नहीं, सिर्फ ईरान की तरफ से आया कि वो जी हमारे चंद लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी है, चंद कंपनियों पे, क्योंकि इंडिया से कहते हो काउंटर प्रोडक्टिव। वो तो काउंटर प्रोडक्टिव है कि जी इंडिया की वो ईरान कह रहा है कि जी आपने बड़ी ज़्यादती कर दी है अमेरिका से, यानी ईरान कह रहा है इस वक्त। तो ये इस मखमसे से निकलना होगा जल्द से जल्द वज़ीर आज़म मोदी को, वरना बैठे रहेंगे तो नुकसान करवाएंगे। या बात करें खुल के, ठीक है ना, खुल के बात करें और उनसे कहें कि भाई ये क्या है, ये क्या मजाक है, और नाम लें, बात करें, वरना ये जो है ना ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, या रुकेगा नहीं। क्योंकि वो एक दफ़ा उन्होंने देख लिया है तो देख लिया है, अब वो बिल्कुल जो है ना वो इनको एक ख़ास जगह पे लेके जाके देख लिया, आइसोलेशन में चले गए हैं। वो फातहीन के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका स्ट्रॉन्ग मैन के साथ, वो हारे हुए लश्करों के साथ वैसे ही नहीं खड़ा होता ट्रम्प जो है। तो ये है कि अब ये इनको, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मोदी जी की बात कर रहा हूँ, इनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा जल्द से जल्द अपने लोगों को कि क्या हुआ है। और ये नहीं राफेल से नहीं, ये शुरू करें वहाँ से कि ये जब ये अदानी ग्रुप के साथ तय कर रहे थे मामला, राफेल ख़रीद रहे थे, और ये वहाँ से शुरू करें और अब तक बताएं कि क्या हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है इस रीजन में, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं मानने को तैयार कि इन्होंने खुद दलाई लामा को बिठा लिया बगैर अमेरिकन के कहने पे। खुद कैसे बिठा लिया है इन्होंने? इनका क्या, दलाई लामा इनको बचाएगा चाइना से? क्या करेगा? टैरिफ कम करवाएगा? यानी एक कोई पॉलिसी बनाते हैं ना 12। एनीवे, अच्छा, अब जनाब स्टीव विथकॉफ पहुँच गए, वो पहुँच गए इसराइल, और उनकी इसराइल में मुलाकात होगी नेतन्याहू से। अब नेतन्याहू से तो मुलाकात हो गई, मगर नेतन्याहू का डालना है अचार, नेतन्याहू के हाथ में रहा क्या है? उधर से कनाडा ने रात को ऐलान कर दिया, मार्क कॉमनी जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम जो हैं वो यहाँ पे तस्लीम करते हैं, मार्क कार्नी ने, हम तस्लीम करने, ये इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तस्लीम कर लेंगे। ये सितंबर तो आ गया ना, सितंबर तो अगस्त सितंबर, ये तो हम ऐलान कर देंगे। 60 दिन 8 दिन का तो किस्सा गया, हम जनरल असेंबली से पहले फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात हुई जिसका उन्होंने ऐलान बाद में किया। वो बात, एक कॉल उनकी एक हुई थी जिसको उन्होंने शो नहीं किया, शो बाद में किया उन्होंने, और वो है सेकंड स्लाइड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने तस्लीम करने से पहले एक टेलीफोन कॉल भी की है, और वो कॉल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम सर केयर स्टार्मर से। ये सेकंड स्लाइड हम दिखा सकें तो इनकी बात हुई आपस में दोनों की, 29 जुलाई को इन्होंने दोनों ने बात की है, और उसके बाद गज़ा इन्होंने डिस्कस किया उसमें, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो डिस्कस कर लिया है, इन्होंने कहा कि हम इसको तस्लीम करने का ऐलान करते हैं। और ये CNN को मैं कोट कर रहा हूँ, कनाडा जॉइंस फ्रांस एंड यूके इन प्लानिंग टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट एट गल्फ विद US एंड की अलाइज ग्रोथ। यानी अमेरिका और की अलाइज, बाकी मुसलमान मुल्कों दुनिया को छोड़ दें, उनके जो करीबी अलाइज हैं वो भी अलग होते जा रहे हैं। अब कितने मुल्क हो गए? इसमें हो गया फ्रांस, इसमें हो गया बरतानिया, इसमें हो गया रशिया, इसमें हो गया चाइना। तो यानी पूरा का पूरा सिक्योरिटी काउंसिल में एक मुल्क रह गया, अमेरिका। अच्छा, और G7 के मुल्क आप गिनना शुरू कर दें तो आपको सारे एक तरफ नज़र आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो एक और काम हुआ वो ये हुआ कि नीदरलैंड ने तो 2 बंदों को बैन किया हुआ था ना। अब अच्छा, एक मुल्क रह गया था, वो रह गया था जर्मनी। जर्मनी के चांसलर परेशान थे ना कि क्या करूं, मर्क्स जो है वो परेशान थे, क्योंकि उनकी राइट विंग जो SDP पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी उनकी, वो तो प्रो फ़लस्तीनी है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने भी जनाब आज ये इंडिकेटर दे दिया, ब्लूमबर्ग कोट कर रहा हूँ, कि जर्मनी भी रिकग्नाइज करने जा रहे हैं पैलेस्टीनियंस को। कनाडा, फ्रांस, ये सारे मुल्क के साथ अब ये पूरा का पूरा यूरोप जो है ना, ये भी रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। इन्होंने भी दरवाजे खोल दिए हैं, और पॉलिटिको इसको रिपोर्ट कर रहा है, प्रेशर पाइल्स ऑन मर्क्स टू पनिश इजराइल ओवर गजा। ठीक है, और ये जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, तशरीफ ला रहे हैं, पहुंच गए हैं बल्कि भी, और ये मैसेज लेके पहुंचे हैं, हेडिंग टू इजराइल 7th, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स बर्लिन विल हैव टू
हैव मूव टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट, हमें करना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हुकूमत गिर जाएगी उनकी और लोग खड़े हो जाएंगे, सड़कों में निकलेंगे, तो हमें जो है जर्मनी भी आ गया इसमें। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक और मुल्क आ गया, मुल्कों की कतार दर कतार दर कतार दर कतार जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम दुआ गो भी हैं, नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी करते हैं, हमारे बड़े करीबी उनसे ताल्लुकात हैं, और वो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ जो हैं। ABC न्यूज़ कोट कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट। उन्होंने ये कहा है कि हमें सिर्फ वक्त का इंतजार करना है, हम अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, वक्त का, किसी भी वक्त कर दें। कई मीडिया ने चला दिया कि उन्होंने कर दिया है, उन्होंने कहा भी मैं करूँगा प्रॉपरली वक्त पे, अभी जल्द कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी भी किसी से बात हुई है, ये ऐलान करने से पहले, और वो 11 स्लाइड में आपको पता चलेगा, ऑस्ट्रेलियन UK लीडर्स डिस्कस गाजा क्राइसिस, उनकी भी सर कीयर स्टार्मर से बात हुई है। तो कीयर स्टार्मर जो है इस तो फ्रंट पे बिल्कुल खेल रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है इनकी, और ये जो है ये इनकी ये सारे जो हैं ये आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने चीख रहा है, उसने जर्मनी ने ऐलान कर दिया ना, जर्मनी ने ऐलान कर दिया, तो टाइम्स ऑफ इसराइल चीख रहा है 9th जर्मनी गोइंग नाजी अगेन। ये बेन ग्रिफ जो है उसने वो जो शैतानी आदमी है, उसने कहा कि कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर हेड्स टू इसराइल, वो यहाँ आ रहा है तो चीख रहा है कि जी ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। वो पाबंदियाँ लगा दी हैं, उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं कई मुल्कों ने, और एक काम बड़ा अनहोना हुआ है, आपको पता है ना, वो टुमारो लैंड में 2 डिटेन कर लिए थे इसराइल के फ़ौजी वॉर क्राइम्स में। हमने चंद रोज़ पहले बात भी की थी, थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया था उनको। लेकिन आज एक बहुत नया काम किया है इन्होंने, यूरोप के मुल्कों ने नया काम शुरू किया है। वो इन्होंने ये किया है कि 2 इसराइली फ़ौजी जो कि जंगी जराइम में मुलविस थे, उनको इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले कर दिए। ये मैं 19th कोर्ट कर रहा हूँ, ब्रसल टाइम। बेल्जियम रेफर्स केस ऑफ 2 इजरायली सोल्जर्स एज टुमारोलैंड टू ICC। और इजराइल 20th इजरायली सोल्जर्स एक्यूज्ड ऑफ गजा वॉर क्राइम्स रेफर्ड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अपनी अदालत में नहीं, अपनी अदालतें भी तो लोकल होंगी ना, नहीं, उन्होंने उनके हवाले कर दिया, पकड़ के जो फौजी उधर गए थे सैर करने, उनको पकड़ा है, गिरफ्तार किए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले कर दिए, मुकदमे चलाओ वॉर क्राइम के। यानी ये, और इनकी कुछ तादाद जो है वो कोई 450 से 500 के करीब फौजी हैं जो आइडेंटिफाई हैं, जो बाहर ट्रैवल करेंगे उनको पकड़ के हवाले कर देंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ये एक नया सिलसिला शुरू जो ब्रसल्स ने शुरू किया है पहली दफ़ा, इससे पहले कभी नहीं था, इससे पहले नहीं हुआ ना, इससे पहले तो वारंट होंगे नहीं होंगे, गिरफ्तार करेंगे नहीं करेंगे, नेतन्याहू हो जाएगा। उनके फौजी जो इन्वॉल्व थे उनको पकड़ के हवाले कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, इनके ऊपर वॉर क्राइम्स के मुकदमे चलाओ। यानी ये खेल शुरू हो चुका है। उसके बजाय स्वीडन उठा है और स्वीडन ने कहा है कि तमाम यूरोपीय यूनियन जो है वो इसराइल के एसेट जितने रखे हुए हैं यूरोप में उनको फ्रीज कर दे फौरी तौर पे। और ये बड़ा मुतालबा हुआ है स्वीडन की जानिब से कि जनाब ये सारा का सारा जो है ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम, कि इन्होंने जो है वो अब ये देखें कोरिया टाइम्स में फिर सामने आ गया 27 US लोअर्स टैरिफ्स ऑन कोरिया 27 15% इन रिटर्न फॉर 350 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। और ये न्यूयॉर्क पोस्ट क्या कह रहा है 28 ट्रंप अनाउंसेस साउथ कोरिया ट्रेड डील विद 350 बिलियन US इन्वेस्टमेंट आवर्स बिफोर टैरिफ डेडलाइन। अच्छा, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी पोजीशन। एनीवे, अब आ जाए गज़ा पे। गज़ा खुल गया, ऊपर शुमाली गज़ा में इन्होंने फायरिंग की है क्योंकि ऊपर तक नहीं पहुंची, बहुत से लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की है और फिर शहादतें हुई हैं। वैसे जो भी शहीद हो रहे हैं बच्चे, वो ज़ाहिर है कि वबा फैली हुई है, लेकिन गज़ा खुल गया, अंदर रफ़ा की क्रॉसिंग भी खुल गई, ये भी खुल गया सारा। बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है अहमद शरा की टीम और सर्जेई लेवरोव की। और आज किसी भी वक्त जो सीरिया विदाउट बशारुल असद, उनकी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन से। प्रेसिडेंट पुतिन से
न्यू सीरिया, जी, न्यू सीरिया विद प्रेसिडेंट अहमद शारा, नॉट विद बशारुल असद। उनकी मीटिंग होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट पुतिन ने नेतन्याहू को फ़ोन किया है, एक जो खबर दबी है। ट्रंप तो भी करेगा, क्या करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, अभी क्या उनके हाथ में रह गया। फ़ोन किया है पुतिन ने और कहा है कि ईरान के साथ डिप्लोमेटिक बात करना, इसके बाद ईरान की तरफ मत आना दोबारा। मैसेज होता ना, कोट, ईरान की तरफ जंग मत छेड़ना बस। सेकंड, सीरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश मत करना। अब सीरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुरूज वगैरह जो हैं, अच्छा वो इसराइली कह रहे हैं कि ये वो चक्कर में गए थे कि हम दुरूजों को साथ मिला के यहाँ पे गन करेंगे गोलान में। वो कह रहे हैं कि डिस्टेबलाइज मत करना, हम मतलब ये सीरिया की तरफ मत आना। अब सीरिया के साथ कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, टर्की, और एक क्या था कि पुतिन कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। अमेरिका पहले मान चुका है, ठीक है, अमेरिकन पहले मान चुके हैं, और अब जनाब पुतिन ने कॉल करके कह दिया कि सीरिया को डिस्टेबलाइज मत करना। अब रह गया गजा। अब जनाब स्टीव विटकॉफ को, जो कि बहुत ठीक जा रहे थे, और वो कैसे निकलते हैं, ये भी डिप्लोमेटिक इम्तिहान होता है ना, कैसे निकलते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप दुखी हैं, मैंने कल भी बात की थी, उनको किसी ने घेरा है, घेर लिया बीच में। वो बड़ा सही जा रहे थे कि ये मैं इसको सीज फायर करवाता हूँ, जंगें ख़त्म करवाता हूँ, ये वो किसी जगह पे यूक्रेन का मसला हल करवा देते, और किसी जगह पर वो ये गजा का तो कत्लेआम था ना, ये जो जंग थी नहीं, इसको ख़त्म करवाते। अब वो हमास ने तो असला फेंकना ही था भाई, आप एक दफ़ा ये कर देते ना, एक ही फेज़ के अंदर सीज फायर करते, तो हमास तो वाले तो तैयार थे कि हम असला फेंकेंगे और यहाँ पे एक नया सेटअप बनेगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी एक नई शक्ल में। ये तो तय हो चुकी थी सारी चीज़ें। हम यानी आपका ख्याल है कि हमास असला लेके घूमते? हमास तो बनी इसलिए थी कि आपने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, आपने चीट किया था ओस्लो एकॉर्ड के अंदर। इशू ये है कि इसलिए हमास बनी। जब आप एक दफ़ा उस तरफ बढ़ते हैं तो ये सारे ग्रोह ख़त्म हो जाएंगे।